प्रिय छात्रों छात्राओं, आज का विषय है पथिक काव्य पर तत्कालीन युग का प्रभाव। हम जानते हैं कि कोई भी प्राणी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसी तरह कोई संवेदनशील कवि अपने युग के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। पथिक काव्य की रचना पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने 1920 ईस्वी में की थी और इसका प्रकाशन भी उसी वर्ष हुआ था। हम बारी बारी से तत्कालीन परिस्थितियों पर ध्यान देंगे। 1920 का यह समय, इस समय द्विवेदी युग का समापन हो चुका था और छायावाद का अभ्युदय होने लगा था। साहित्य की दृष्टि से यह द्विवेदी युग के अवसान और छायावाद के प्रस्थान का समय है। इसलिए पथिक पर यहाँ छायावादी शिल्प विधान का प्रभाव पड़ा है, उसकी भाषा संरचना पर उसका प्रभाव पड़ा है। वहाँ इसकी चेतना पर, इसकी साहित्यिक चेतना, इसकी भावधारा पर, इसके चिंतन पर द्विवेदी युगीन प्रभाव है। यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व भारत की राजनीति में हम बंग भंग आंदोलन सह चुके होते हैं और होम रूल आंदोलन को भी देख चुके होते हैं, जिसका बहुत सकारात्मक प्रभाव देश में देखने को नहीं मिला था। इससे दो तरह की प्रवृत्तियों का अभ्युदय हुआ। एक तो राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए चेतना लोगों में जगी और दूसरी दमनकारी सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण हम में निराशा के भाव भी जगे। तो जो संघर्ष से प्रभावित धारा थी, उस धारा ने राष्ट्रीय चेतना को संपुष्ट किया और जो निराशा से प्रेरित भावनाएं थी, उसने पलायनवादी रुख अख्तियार किया। हम इस साहित्यिक क्षेत्र में देखते हैं कि जो पहली जो रचना छायावाद की आती है, उसमें निराशा की बातें दिखाई देती हैं। वह संघर्ष के क्षेत्र से हटकर प्रकृति के सौंदर्य में अपने को तल्लीन करना जानता है, कभी संघर्ष करना नहीं जानता। ऐसे हम पंत जी की कविता देखते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसी तरह जयशंकर प्रसाद जी की रचना, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। देख रहे हैं कि हम जो एक राष्ट्रीय आवश्यकता थी, उससे अलग हटकर एक सौंदर्य लोक में इन कवियों को तल्लीन होते देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो देश के लिए मर मिटने को आतुर थे, जो राष्ट्रीय चेतना को प्रमुखता देकर रचना कर रहे थे, उनमें पंडित रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल जैसे लोग इन छायावादी धाराओं से अलग हटकर स्वच्छंदतावादी विचारों को लेकर राष्ट्रीय चेतना को संपुष्ट कर रहे थे। तो इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि यह एक परंपरागत मान्यताओं से अलग हटकर देश के लिए सन्नद्ध होने वाले कवियों की पंक्ति है। उसी पंक्ति में यह पथिक काव्य देखने को मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन असफल हो चुका है और
असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। इसी समय कवि की क्रांत दृष्टि देख लेती है कि आगे चलकर गांधी के इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी कैसी गतिविधि होगी। कवि के सामने हस्तामलक दिखाई देता है भारत का वह आने वाला दिन। पथिक काव्य की सर्जना यही प्रमाणित करती है। हम 1921 का आंदोलन करते हैं और उसमें एक असफलता हासिल होती। फिर उसके बाद हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये न जाने कितने आंदोलन करते हैं, लेकिन सबका हमें परिणाम निराशाजनक ही मिलता है। लेकिन इस बीच हमारी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता समृद्ध होती जाती है। पथिक में हम देखते हैं कि पथिक जो इस काव्य का नायक है वह अपनी समस्याओं से उगताकर, उससे ऊबकर वह प्रकृति के सौंदर्य का पिपासु बन गया है। वह समुद्र के किनारे प्रकृति के सौंदर्य में अपने आप को तल्लीन कर लेता है। कवि उसकी इस स्थिति को अपने युग के अनुकूल नहीं देखता, इसलिए साधु नाम के एक पात्र की सर्जना करता है। वह साधु उसके इस पलायनवादी प्रवृत्ति को झकझोरता है और कर्म क्षेत्र में सन्नद्ध होने के लिए प्रेरित करता है कि अभी तुम्हें अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए, यह सौंदर्य देख में लीन होने का समय नहीं है। इसलिए फिर कहता हूँ, डरो न दुख से, कर्म मार्ग सम्मुख है, प्रेम पंथ है कठिन यहाँ, दुख ही प्रेमी का सुख है। कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सतकर्म मृत्यु ही तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। कहा कि अगर तुम अपने देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को उत्सर्ग नहीं करते तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। जीवन सिर्फ इस सौंदर्य को देखने के लिए, आनंद का उपभोग करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन निरीह लोगों की सेवा परायणता के लिए है, परोपकार के लिए है, देश के उद्धार के लिए है, देश के निर्माण के लिए है, उसकी स्वतंत्रता की संरक्षा और प्राप्ति के लिए है। पथिक लौट पड़ता है और पूरे देश में घूम घूम कर राजनीतिक जागरण मशाल जलाता फिरता है। पूरे देश में वह गांधी के अहिंसक आंदोलन का प्रचार प्रसार करता है, वह सत्य का प्रसार करता है, वह प्रेम का प्रचार करता है, वह अहिंसा का प्रचार करता है। इस तरह पूरे देश में वह एक चेतना का, सामाजिक चेतना का, राजनीतिक चेतना का संवेदनशील वातावरण तैयार करने में सफल होता है। तत्कालीन सत्ता उससे बौखला जाती है, उसे पकड़कर उसे सूली पर लटका दिया जाता है, उसके सामने उसके लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है, किंतु फिर भी वह कर्मपद से विमुख नहीं होता और देश की स्वतंत्रता प्राप्त करके ही, उसकी चेतना जगाकर ही वह इस दुनिया से जाता है। हम देखते हैं कि इस काव्य में तत्कालीन सामाजिक स्थितियों का भी बड़ा अच्छा चित्रण किया है। अंग्रेज़ों की शोषण और दोहन की नीति से पूरा देश कंगाल बन गया था। जनजीवन की इतनी दयनीय दशा थी कि खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। लिखते हैं, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने को न ठिकाना।
ऐसी स्थिति बन गई थी। रात दिन भूखमरी की गंभीर समस्या। हाय हाय कर लोग सांझ को निराहार सो जाते, एक बार भी रात दिन में पेट नहीं भर पाते। यह समाज की स्थिति थी। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। हमारा भारतवर्ष, तत्कालीन भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पीछे था। अंग्रेजी राज ने जो शिक्षा के प्रबंध किए थे वे काम चलाऊ प्रबंध थे। वे इतनी ही शिक्षा भारतीयों में देना उचित समझते थे जिससे वे इनके काम के आ सके, वे किरानी बन सके, वे चपरासी बन सके, उनमें राजनीतिक चेतना का संचार नहीं हो। इसलिए त्रिपाठी जी से बहुत पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाए यही अति ख्वारी। तो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की भी झलक इसमें मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि तत्कालीन भारतीय समाज की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, शिक्षा की स्थिति थी, साहित्य की स्थिति थी, उस सब का प्रभाव इस प्रबंध काव्य पर बड़ी बारीकी से पड़ा है।